2020 का लॉकडाउन, एक ऐसा वक्त जिसे शायद हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। सड़कें खाली थी, शहरों में सन्नाटा था और हम सब अपने घरों में बंद थे। सोशल मीडिया पर डैलगोना कॉफी, ऑनलाइन चैलेंजेस और फैमिली मोमेंट्स की बात हो रही थी और टीवी पर पुरानी रामायण एयर हो रही थी। अब सोचो, पूरी दुनिया के साथ आप भी अपने घर में बंद हो। बाहर सड़कों पर एक खतरनाक वायरस हो, लेकिन असली खतरा आपके घर के अंदर हो। हर रात आपको ऐसा फील हो रहा हो कि कोई ना कोई अनजानी चीज आपके घर के अंदर है जो हर रात आपको देख रही है। आप अपने घर से बाहर जा नहीं सकते, किसी और को मदद के लिए बुला नहीं सकते और ना ही उस चीज से बच सकते हो। आज की कहानी है एक ऐसे ही कपल की जो कि कोविड के दौरान अपने ही घर में एक बहुत ही खौफनाक मौजूदगी के साथ फंस गए थे। प्राइवेसी के लिए हमने उनका नाम इस कहानी में चेंज कर दिया है। ये कहानी है गुजरात के गांधीनगर में रहने वाले कबीर और उनकी प्रीति की, जब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे याद करके आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात है मई के महीने की, जब गर्मी अपने जोर पर थी। कबीर और प्रीति एक सरकारी क्वार्टर में रहते थे और इसीलिए वहां पर अंदर गर्मी बहुत ज्यादा होती थी। तो रोज रात को ये लोग अपना खाना फिनिश करके छत पर सोने के लिए चले जाते थे। ये हमेशा वहां पर फर्श पर ही जाकर के अपना बिस्तर लगा लेते और आराम से सोने लगते। इनकी छत पर एक काफी बड़ी सीमेंट की टंकी बनी हुई थी और पास ही में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ भी था जो कि बहुत पुराना था, जिसकी शाखाएं बहुत ज्यादा ऊपर तक जाती थी और उसकी कुछ शाखाएं कबीर और प्रीति के घर की छत तक भी आती थी। लॉकडाउन के दिनों में वो सारा दिन अपने घर के अंदर रहते। कोई काम ना होने की वजह से वो सारा दिन बोर होते रहते और फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से वो रात भर सो नहीं पाते थे। काफी देर तक वो बातें करते रहते, मोबाइल देखते रहते या फिर मोबाइल में कोई गेम खेलते रहते और फिर सोते सोते उन दोनों को करीब रात के 2 बज जाते थे। ऐसी ही एक रात खाना खा करके दोनों अपनी छत पर चले गए। काफी देर तक फोन चलाने के बाद फाइनली उन्हें नींद आ गई और सब कुछ एकदम आम था। दोनों छत पर अकेले सो रहे थे और चारों तरफ एकदम सन्नाटा था कि तभी आम के पेड़ से एक पत्ता गिर करके प्रीति के चेहरे पर आकर के गिरा और तभी प्रीति की नींद खुल गई। उसने आधी नींद में अपने चेहरे से वो पत्ता हटाया और फिर अपनी आंखें खोल करके धीरे धीरे आसपास देखने लगी। जैसे ही प्रीति की नजर छत पर पड़ी तो उसने ऊपर पानी की टंकी के पास कुछ बहुत ही अजीब देखा। उसे लगा जैसे कोई लंबा सफेद कपड़ा हवा में धीरे धीरे लहरा रहा हो। पहले उसने सोचा कि शायद छत पर किसी ने कपड़े सुखाने के लिए रख दिए होंगे, लेकिन फिर उसे याद आया कि जब ये लोग छत पर सोने के लिए आए थे तब इसने कोई भी कपड़ा सुखाने के लिए नहीं डाला था। तो फिर अचानक से छत पर ये कपड़ा कहां से आ गया? और फिर दूसरी बात ये थी कि उसके पास इस तरह का कोई कपड़ा था भी नहीं। अब उसकी नींद पूरी खुल चुकी थी। वो हैरानी से उस सफेद कपड़े की तरफ देख रही थी और फिर धीरे धीरे उसकी नजर उस कपड़े के सिरे की तरफ जाने लगी। तो उसे एहसास हुआ कि ये कपड़ा कहीं लटका हुआ नहीं है, बल्कि ये छत की बाउंड्री वॉल के दूसरी तरफ से आ रहा है। और फिर यहाँ पर उसने जो देखा उससे उसका खून जम गया। बाउंड्री वॉल पर एक औरत बैठी हुई थी। जो सफेद कपड़ा प्रीति को काफी देर से नजर आ रहा था वो असल में उस औरत की साड़ी थी जो हवा में लहरा रही थी। अंधेरा काफी था, इसलिए उस औरत का चेहरा तो ठीक से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उस औरत के हाथ नीचे की ओर लटके हुए थे। और फिर जैसे ही प्रीति की नजर उस औरत के हाथों पर गई, उसके पूरे शरीर में एक सिरहन दौड़ गई। उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थी और चांद की रोशनी में उसके बड़े और तीखे नाखून एकदम साफ साफ नजर आ रहे थे। प्रीति अंदर ही अंदर बहुत बुरी तरह से डर गई और वापस से दूसरी तरफ देखने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई। उसने जल्दी से अपना ब्लैंकेट लिया और अपने चेहरे के ऊपर कर लिया। प्रीति कई देर तक आंखें बंद करके यूं ही पड़ी रही और फिर कुछ ही घंटों के बाद उसे नींद आ गई, लेकिन इसी बीच उसने एक बार भी चादर अपने चेहरे से नहीं हटाया था। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसका पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें लाल थी और उसे देख के साफ लग रहा था कि वो पूरी रात ठीक से सोई नहीं है। रात को जो उसने देखा था उसकी तस्वीरें उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी और रहते रहते उसके जहन में बार बार वो सफेद साड़ी का पल्ला आ रहा था और डर उसके चेहरे पर एकदम साफ साफ देखा जा सकता था। यहाँ पर थोड़ी देर के बाद जब सब ने उसको नोटिस किया कि वो काफी घबराई हुई है तो कबीर की माँ ने उससे पूछा कि वो इतनी डरी हुई क्यों लग रही है। तो फिर यहाँ पर प्रीति ने उन्हें सारा किस्सा बता दिया। ये बात सुनने के बाद कबीर के माँ बाप दोनों काफी ज्यादा परेशान हो गए। कबीर की माँ को यह भी लग रहा था कि ये हो सकता है प्रीति का वहम हो, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं उनका मानना यह भी था कि अगर प्रीति ने कुछ देखा है तो एक बार के लिए सेफ साइड यही सही रहेगा कि ये दोनों अब छत पर ना सोएं और नीचे सोना स्टार्ट कर दें।
लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी कि इन्होंने ऊपर कुछ देखा था। प्रॉब्लम ये थी कि मई की जो भयंकर गर्मी उस समय पड़ रही थी, उस समय नीचे सोना बहुत ज्यादा मुश्किल था और इनके घर में उस समय कोई एसी भी नहीं था। कबीर ने यहाँ पर प्रीति को समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ शायद तुम्हारा सपना था या फिर तुमने आधी नींद में कुछ गलत देख लिया होगा। उसने उसे यह भी कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ भी नहीं होगा, तुम ये सब वहम अपने दिमाग से निकाल दो। लेकिन सामने से प्रीति अपनी बात पर अड़ी हुई थी कि जो कुछ भी उसने देखा वो उसका वहम नहीं था, बल्कि उसने अपनी खुली आंखों से उस चुड़ैल को वहां पर बैठे हुए देखा था और उसने छत पर सोने से भी साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन यहाँ पर रात होते होते गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि प्रीति को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा। खाना खाने के बाद ये दोनों फिर से अब छत पर चले गए थे, जैसा कि ये रोज जाया करते थे। छत पर जाने के बाद प्रीति बहुत ज्यादा सहमी हुई थी। वो किसी तरह से उस वॉल पर ना देखने की कोशिश कर रही थी और सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर के मारे उसे नींद ही नहीं आ रही थी। यहाँ पर कबीर कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से उसे बातों में लगा ले, उसको मोबाइल गेम्स में लगा ले, लेकिन प्रीति फिर भी बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। दोनों वहां पर काफी देर तक जागते रहे और फिर सुबह 3:30 बजते बजते इन दोनों को किसी तरह से नींद आई। लेकिन उस रात कुछ भी असामान्य नहीं हुआ और ना ही इन दोनों की रात में नींद खुली। अगली सुबह उठने के बाद कबीर ने प्रीति से कहा कि देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये तुम्हारा कोई सपना है। अब अगले दिन भी दोनों हमेशा की तरह छत पर गए, एक दूसरे से बातें करते करते सो गए और उस रात भी सब कुछ नॉर्मल रहा। अब धीरे धीरे आने वाली कई रातों तक ये दोनों छत पर ही सोते रहे और कुछ भी नहीं हुआ। तो हकीकत में प्रीति को लगने लगा कि शायद उस दिन उसको वहम ही हुआ था। शायद हकीकत में अगर कोई चुड़ैल होती तो इतने दिनों में उसे दिखती या फिर उसे परेशान करती, तो अब उसका डर थोड़ा सा कम हो गया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक ऐसी रात आई जिसने कबीर को ही सोचने पर मजबूर कर दिया। एक रोज ये आराम से अपनी छत पर लेटे हुए सो रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे और रात के करीब 2 बजते बजते प्रीति को नींद आने लगी थी। प्रीति तो यहाँ पर सो गई थी, लेकिन उस रात को कबीर की आंखों से नींद गायब थी। वो बिस्तर पर इधर उधर करवटें ले रहा था और किसी तरह से सोने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे छत पर कोई धीरे धीरे चल रहा हो। पहले उसे लगा कि ये उसका वहम है, लेकिन फिर उसको धीरे धीरे छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी, उसके कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। कबीर तुरंत खड़ा हुआ, वो काफी ज्यादा चौंक गया और छत पर इधर उधर देखने लगा। उसने हर तरफ देखा, लेकिन सामने कोई नहीं था। छत पर सिर्फ सन्नाटा था और ठंडी हवाएं चल रही थी। उसने तुरंत अपना फोन उठाया, फोन में टाइम देखा तो 3:10 हो रहे थे। काफी देर तक वो इधर उधर देखता रहा, अपना वहम क्लियर करने की कोशिश करता रहा। तो फाइनली उसे कुछ नहीं दिखा, तो वो वापस से सोने के लिए चला गया और उसे यकीन हो गया कि ये सच में उसका कोई वहम था। सुबह होने के बाद कबीर ने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि उसे लग रहा था कि प्रीति की तरह ही उसे कोई वहम हुआ है, क्योंकि काफी समय से वो पैंडेमिक के चलते अपने घर में कैद थे। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल थी, तो उसे लगा कि शायद उनका दिमाग उसके साथ ट्रिक्स खेल रहा है। अगली रात दोनों फिर से हमेशा की तरह छत पर सोने के लिए आ गए, लेकिन उस रात इस छत का माहौल कुछ अजीब सा था। हवा में थोड़ा सा भारीपन था और कबीर खुद ये चीज महसूस कर पा रहा था और इसी वजह से उसे थोड़ी सी घबराहट, थोड़ी सी अनईजीनेस फील हो रही थी। हालांकि उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है। दोनों यहाँ पर छत पर लेटे हुए थे, अपने मोबाइल में गेम्स खेल रहे थे और किसी तरह से सोने की कोशिश कर रहे थे। रात के करीब 1:30 बजे हुए थे कि हवा का एक बहुत ही तेज झोंका छत के एक कोने से दूसरे कोने तक इस तरह से गुजरा जैसे कोई दौड़ करके निकला। उस अचानक से आए हवा के झोंके को कबीर और प्रीति दोनों ने महसूस किया और दोनों ने एक दूसरे से लगभग एक ही बात कही कि ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी यहां से कोई दौड़ करके निकला। लेकिन यहाँ पर फिर भी कबीर ने खुद को समझाया। उसने कहा कि शायद यह हवा का झोंका ही होगा और इस बात पर ज्यादा ध्यान देना ठीक नहीं है। इसके बाद दोनों अपने मोबाइल फोन्स पर गेम खेलने लगे, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगे और रात धीरे धीरे और गहरी होती गई। रात के लगभग 2 बजे के आसपास दोनों अपने बिस्तर पर लेट गए, लेकिन नींद इनके आसपास भी नहीं थी। यहाँ पर कबीर ने प्रीति से कहा कि एक काम करो, तुम मेरी जगह पर आ जाओ और मैं तुम्हारी जगह पर आ जाता हूँ। शायद इस जगह बदलने से हम दोनों को नींद आ जाए। अब कबीर प्रीति की जगह पर आकर के सो गया था और उसकी आंखों के एकदम सामने क्वार्टर के साथ में बना वो बड़ा सा आम का पेड़ था। ना कोई आवाज और ना कोई हलचल,
बस रात की ठंडी हवा और अंधेरा। और तभी अचानक से कबीर की नजर पेड़ पर पड़ी और उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वो बहुत बुरी तरह से चौंक गया। आम के पेड़ के चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी चमकी। वो रोशनी करीब 3 से 4 सेकंड तक उस पेड़ को घेरे हुए थी और फिर अचानक से वहां से गायब हो गई। कबीर को लगा कि शायद ये उसकी आंखों का धोखा होगा, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो रोशनी फिर से नजर आई और फिर से वो पेड़ के चारों तरफ 3 से 4 सेकंड्स तक रही। और इस बार कबीर एकदम श्योर था कि उसने क्या देखा है और उसकी नजर उस पेड़ के ऊपर टिक गई थी। उसने सोचा कि लॉकडाउन का टाइम है, सब प्रोग्राम्स फंक्शन सब बंद पड़े हैं, तो इतनी तेज रोशनी कहां से आ रही है, और अगर कोई रोशनी आ भी रही है तो वो सिर्फ इस पेड़ के चारों तरफ क्यों घूम रही है। कबीर उस रोशनी के बारे में सोच ही रहा था कि वो क्या चीज थी कि इतने में अचानक से प्रीति बोल पड़ी। उसने कहा कि तुमने भी देखा ना, एक रोशनी काफी देर तक पेड़ के चारों ओर घूम रही थी। कबीर इस समय श्योर हो गया था कि अब ये चीज आंखों का धोखा तो नहीं हो सकती, क्योंकि प्रीति ने भी सेम चीज देखी थी। ये दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि फिर से तीसरी बार वो रोशनी पेड़ के पास नजर आई और अब इन दोनों को शक हो गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भगवान का नाम लेकर के सोने की कोशिश करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वरना अगर ये उस जगह पर देखते रहे तो पता नहीं वहां पर क्या चीज दिखाई दे जाए या फिर क्या हो जाए इनके साथ। किसी तरह से ये लोग नाम जप करने लगे और सोने की कोशिश करने लगे और ऐसा करते करते प्रीति को नींद आ गई, लेकिन कबीर अभी भी जाग रहा था और वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। अब कबीर ने फैसला किया कि वो आंखें बंद करके लेटा रहेगा और वो भगवान का नाम लेता रहेगा और ऐसे करते करते उसे थोड़ी देर के बाद नींद आ गई। लेकिन रात के बीच में उसकी किसी वक्त नींद खुली और उसे ऐसा एहसास हुआ कि कोई है जो उसके और प्रीति के बीच में आकर के बैठ गया है। अभी वो आधी नींद में था और उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने चेहरे से कपड़ा हटा करके बाहर देख ले कि कौन है। तभी उसे थोड़ी सी देर के बाद ऐसा फील हुआ कि किसी ने नीचे झुक करके बहुत धीमी आवाज में उसके कान में कुछ फुसफुसाया हो। कबीर की आंखें एक झटके में खुल गई और फिर उसके बाद जो हुआ उसे आज तक समझा नहीं जा सका। कबीर को उसके और प्रीति के बीच में जो एंटिटी दिखाई दे रही थी वो अच्छे से विजिबल नहीं थी, उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो मोर ऑफ द एक एनर्जी, एक परछाई जैसी दिख रही थी। कबीर को यहाँ पर महसूस हुआ कि उसके अंदर अचानक से कोई ऊर्जा या फिर कोई हिम्मत आ गई है और उसने वहां पर मौजूद एंटिटी को एक बहुत जोरदार धक्का दिया और उसे एक तरफ कर दिया। कबीर को लिटरली फील हुआ कि उसके हाथ किसी को लगे हैं और उसने किसी चीज को धक्का दिया है जो कि अभी भी वहीं पर मौजूद है जहां पर वो धक्का खा करके गिरी थी और वहीं पर उसे वो प्रेजेंस भी फील हो रही थी। ऐसा करने पर उस एंटिटी ने भी कबीर के ऊपर हमला किया। कबीर उससे बचने की जद्दोजहद में था, अपने हाथ पैर चला रहा था कि ऐसा करते करते प्रीति की भी नींद खुल गई और आंख खुलते ही उसे भी वो एंटिटी वहीं पर दिखाई दी। प्रीति यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा गई थी क्योंकि वो देख रही थी उस एंटिटी को वहां पर खड़े हुए। वो देख रही थी कि कबीर उससे बचने की जद्दोजहद में। अचानक से यहाँ पर प्रीति घबराई हुई थी और जल्दी से उसने कबीर से कहा कि भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लेना स्टार्ट करो। कबीर और प्रीति की जोर जोर की आवाजें सुनकर के उसकी बाकी की फैमिली भी जाग गई। प्रीति की बात सुन के कबीर यहाँ पर भगवान का नाम लेने लगा, साथ में प्रीति भी प्रार्थना करने लगी और ऐसा करने के थोड़ी देर बाद ही उसके फादर भी नीचे से छत पर पहुंच गए थे। यहाँ पर अचानक से माहौल बदल गया। कबीर को ऐसा फील होने लगा कि ये जो कोई भी एंटिटी है अब ये टिक नहीं पा रही है और फिर धीरे धीरे उसका चेहरा सामने आने लगा। एकदम साफ साफ अब इन लोगों को दिख रहा था कि ये वही चुड़ैल है जो उस दिन प्रीति को दिखी थी। यहाँ पर कबीर के फादर भी जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगे और ये पूरी फैमिली जब भगवान का नाम ले रही थी तो अब वो चुड़ैल बहुत ही ज्यादा कमजोर होने लगी थी। वो वहां पर बहुत बुरी तरह से हिल रही थी जैसे वो तड़प रही हो और फिर थोड़ी देर के बाद वो बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार में बाउंड्री वॉल की तरफ भागी और जैसे ही उसने बाउंड्री वॉल क्रॉस की वो साया देखते ही देखते अंधेरे में गायब हो गया। वो क्या चीज थी, कहां से आई थी, इस चीज का जवाब कबीर और उसकी फैमिली के पास आज तक नहीं है। डर के मारे उसका पूरा परिवार अब नीचे आ गया था और वो घर के मंदिर के पास बैठ करके इस पूरी घटना के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर प्रीति ने उन्हें बताया कि वो एक चुड़ैल थी जो कि दीवार के उस तरफ जाकर के भाग गई थी, लेकिन उसके फादर ने उसे बताया कि उस चुड़ैल को सिर्फ प्रीति और कबीर ही देख पा रहे थे, क्योंकि उसके फादर और उसकी जो मदर थी उन्हें सिर्फ ये दोनों स्ट्रगल करते हुए, हाथ पैर चलाते हुए दिख रहे थे, जैसे ये किसी एंटिटी से लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हो।
उसी रात कबीर को ये यकीन भी हो गया था कि जो ये सब कुछ उनके साथ हो रहा था, जो प्रीति कह रही थी, वो कोई डर या अंधविश्वास नहीं था। वो हकीकत थी और हकीकत में वहां पर एक एंटिटी थी जो कि उसे दिखाई दे रही थी। उसके बाद यहाँ पर कबीर के दिमाग में एक चीज आई जो उसने सारी फैमिली के साथ शेयर की। उसने कहा कि जब पहली बार प्रीति को वो चुड़ैल दिखाई दी थी तो शायद उसने सिर्फ वार्न करने की कोशिश की थी कि ये जगह उसकी है और हम लोग वहां से चले जाएं। लेकिन फिर भी हम लोग हर रात को छत पर जाकर के सोते रहे, उसको परेशान करते रहे और इसीलिए शायद उसने इन पर अटैक भी किया था। इसके बाद फाइनली प्रीति और कबीर ने अपनी छत पर जाना बंद किया, खासकर रात के वक्त। एक एंगल यहाँ पर मैंगो ट्री का भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्थ इंडियन रीजन में, मोस्टली यूपी और राजस्थान, इस सारे एरिया में जब आम के पेड़ पर आम लग जाते हैं तो उसकी खुशबू से बहुत सारे पिशाच, चुड़ैल, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट हो जाती हैं और वो वहां पर आकर के रहने लगती हैं। और शायद इन दोनों को जो चीज दिखाई दी, जो इनके साथ हुआ, ये भी शायद इसी के कारण हो सकता है, उनका ये भी मानना था। इसके बाद इन लोगों ने प्रिकॉशंस लेते हुए छत पर सोना हमेशा के लिए बंद कर दिया। भगवान की कृपा से इन दोनों को शारीरिक या मानसिक कोई भी नुकसान नहीं हुआ और उसके बाद कभी उस चुड़ैल ने इनको परेशान भी करने की कोशिश नहीं की या इनके घर के अंदर भी कभी किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन जो कुछ भी उन लोगों ने लॉकडाउन की उन रातों में देखा, महसूस किया, उसने उनकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। कबीर के लिए ये सिर्फ एक डरावना एक्सपीरियंस नहीं था, बल्कि उसे समझ में आ गया था कि इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो एग्जिस्ट करती हैं लेकिन हमारे सामने नहीं है, जिसे हम सिर्फ एक वहम कहकर नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सच्ची घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे यूट्यूब को इतनी मोहब्बत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि आप हमारे इंस्टा, फेसबुक और स्पॉटिफाई को भी इसी तरह से प्यार दिखाएं। मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।